नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी के इस सेशन में हम जो बिहार बजट परिचय पुस्तिका जारी किया गया है बिहार सरकार के वित्त विभाग के द्वारा, उसकी मदद से बिहार बजट की जो भी कुछ महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स है हमारे एग्जाम के लिए, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप चाहे जितना भी क्लास देख लीजिए, जितना भी लेक्चर सुन लीजिए, बट मैं आपको कहूंगा प्लीज आप टेलीग्राम चैनल से इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कीजिएगा। हाईलाइटेड है हर कुछ, और इस फ्रेश डॉक्यूमेंट को, इस प्राइमरी डॉक्यूमेंट को एक बार खुद से पढ़िएगा। और उस चीज की भरपाई किसी भी टीचर का कोई भी लेक्चर नहीं करेगा। तो बिना देर किए चलिए सबसे पहले एक हम आपको ग्लिम्स दे देते हैं, चीजों को समझा देते हैं और फिर आप पर छोड़ देते हैं कि आप इसे पढ़ें ना पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। तो बजट 2022-23 के संक्षिप्त परिचय में हम क्या देखेंगे कि ये बजट जो है ये कौन जारी किया है, तो बिहार सरकार का वित्त विभाग जारी किया है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नहीं होना चाहिए। ये एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी हम बजट की बात करते हैं ना, तो बजट जो है वो 22-23 का है। ये देख रहे हैं आप, बजट किस साल के लिए है? बजट 22-23 के लिए है। मतलब बजट हमेशा आगामी वर्ष का होता है, बजट कभी भी पीछे के वर्षों का नहीं होता। ये एक तरह से प्लानिंग है सरकार का, है ना। चूंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वगैरह आप कहेंगे तो एक अलग वीडियो में समझा दूंगा, अभी इसको सिंपल रखते हैं। चूंकि हम सरकार को चुनते हैं और सरकार को जनमत का कार्य करने के लिए, जनता के लिए कार्य करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। सरकार उस पैसे को कहां से कमाती है? हमसे टैक्स के रूप में कमाती है। तो जो टैक्स के रूप में या बाकी जगहों से पैसा जमा होता है सरकार के खजाना में, जिसे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, उस खजाना से पैसा निकालने के लिए सरकार एक रूपरेखा प्रस्तुत करती है कि भाई आने वाले 1 वर्षों का मेरा ये खर्च होने वाला है, आप लोग मुझे इस पैसे को खर्च करने की अनुमति दीजिए। तो इसीलिए बजट जो है वो हमेशा आने वाले वर्षों का होता है। तो ये 2022 चल रहा है, तो ये 2022 से लेकर के 23 तक का होगा। और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो हमेशा पीछे वाला जो था समय, जैसे 21-22 का जो समय बीत गया, उसका वो मूल्यांकन करता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया है। सबसे पहला चीज बिहार बजट का 2022-23 का जो ये बजट है, उसमें है कि 2022-23 का आर्थिक रूपरेखा हमारा टॉपिक है। लाइन बाय लाइन में पढ़ूंगा, जहां भी समझाने की बात आएगी समझाऊंगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट कोविड-19 वैश्विक महामारी के अवधि में दूसरा बजट है। पीटी का क्वेश्चन एक हो गया कि वैश्विक महामारी जो अभी कोविड-19 का चल रहा है, उसमें कौन सा बजट है? तो दूसरा बजट है। कोविड-19 के विभिन्न वेरिएंट और आर्थिक मंदी से पूरा विश्व अभी भी जूझ रहा है ना। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, किस दौरान? वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 3% की गिरावट दर्ज हुई है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट? 20-21 के दौरान 3% की गिरावट दर्ज हुई है ना। देश की भी अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हुई, हमने देखा भी था। आप कमेंट में बताइए माइनस कितना प्रतिशत हमारे देश की अर्थव्यवस्था गई थी। जबकि इस वर्ष जहां देश के लगभग सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई थी, वहीं बिहार में 2.5% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई है। आप समझ रहे हैं, पूरे देश, पूरा विश्व जो है वो निगेटिव में जा रहा है, लेकिन उस दौरान भी जो है बिहार वो फिस्कल मैनेजमेंट के कारण 2.5%, 2.5% का पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यह आर्थिक वृद्धि दर देश में सर्वाधिक था। तो यह भी एक प्रश्न यहां हो गया कि भाई 2020-21 के दौरान पूरे देश में किस राज्य का जो आर्थिक वृद्धि दर था वो सर्वाधिक था? तो वो बिहार का दोस्तों सर्वाधिक था। राज्य सरकार ने अनेक राजकोषीय उपायों द्वारा राज्य की आर्थिक वृद्धि दर को वर्ष 2021-22 के लिए 9.8% और वर्ष 2022-23 के लिए 9.7% अनुमानित किया है। आगे टेबल दिया हुआ है, वहां से हम चीजों को याद करेंगे। तो अब तक हमें मोटा मोटा क्या पता चला है कि भाई साहब कोविड-19 की वेरिएंट आई, कोविड-19 आया, उसके दौरान यह दूसरा बजट है।
पूरे विश्व में 2020-21 के दौरान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 3% का गिरावट देखने को मिला। वहीं अगर हम देखें तो इस दौरान भारत की भी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई बुरी तरीके से, लेकिन बिहार इस दौरान 2.5% का पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है, गिरावट नहीं बढ़ोतरी दिखाया है, जो देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक था, है ना। आगे हम चलते हैं। अब 2021-22 के लिए कितना अनुमान किया गया है वृद्धि दर का? 9.8%। और 22-23 के लिए कितना अनुमान किया गया है? 9.7% का अनुमान किया गया है। कोई दिक्कत यहां तक? इस परिस्थिति में राज्य सरकार बजट को राज्य की आर्थिक विकास दर में तेजी लाने तथा जन कल्याण के उद्देश्य से बनाया है। मतलब एक और प्रश्न यहां छुपा हुआ है कि ये 2022-23 का जो बजट बिहार सरकार ने पेश किया है, किस दिन पेश किया है? 28 फरवरी को। फरवरी का जो अंतिम कार्य दिवस होता है उस दिन पेश किया गया है ना। तो इस बजट का 2022-23 के बजट का उद्देश्य क्या है? दो उद्देश्य है। पहला, राज्य की आर्थिक विकास दर को तेज करना, है ना, और दूसरा जन कल्याण करना। सिर्फ विकास दर को तेज नहीं करना, जन कल्याण को भी करना। तो 22-23 के बजट का दो उद्देश्य है। अब यहां पर देखिए कितना सुंदर टेबल से समझा रखा है कि बिहार का आर्थिक परिदृश्य जो है उसका अगर हम वृद्धि दर प्रतिशत में देखें तो 20-21 के दौरान कितना है? 2.5%। 21-22 के दौरान अनुमानित कितना है? 9.8%। और 22-23 में कितना है? 9.7%। आगे हम देखते हैं और दूसरा टॉपिक हमारा है बिहार बजट 22-23 का राजकोषीय अभिविन्यास। इसमें क्या होगा? इसमें आपको आगे अभी एक एक चीज और तोड़ करके दिखाया जाएगा बजट का। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि बिहार सरकार ने वर्ष 2006 से ही, कब से? वर्ष 2006 से ही वित्तीय अनुशासन का बखूबी पालन किया है। बिहार सरकार कब से वित्तीय अनुशासन का पालन कर रही है? 2006 से पालन कर रही है। वर्ष 2020 से वैश्विक महामारी एवं वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद सरकार अपने विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के द्वारा राज्य में वित्तीय असंतुलन नहीं होने दिया। तो अगर मान लो आपसे मेंस में भी प्रश्न आता है कि कैसे इस पेंडेमिक में बिहार सरकार ने अपने इसको संभाला बजट को या वित्तीय संतुलन को, तो आप क्या लिखेंगे? यह राज्य की विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का परिणाम है, साथ ही यह उस वित्तीय अनुशासन का भी परिणाम है जो सरकार कब से फॉलो कर रही है? 2006 से फॉलो कर रही है। आगे हम बढ़ते हैं। इस विपरीत परिस्थिति में राज्य सरकार केंद्र सरकार से मिलकर जनता के लिए अनेकों लोकोपयोगी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पूंजीगत निवेश में अभूतपूर्व उपबंध किया जाता है या किया गया है। और यहां सवाल आता है, यहां विशेष टर्म एक पूंजीगत निवेश निकल के सामने आया है। देखिए जो भी निवेश है ना वो दो तरह का है। एक है राजस्व में खर्च हमारा, एक पूंजीगत खर्च है। तो जो पूंजीगत निवेश होता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उससे भविष्य के लिए परिसंपत्ति का निर्माण होता है ना। उससे आने वाला जो टाइम होगा वो बेनिफिट होगा, बिहार के लिए बाद के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, बिहार की जो बेसिक एम्यूनिटी है उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, है ना। इसलिए पूंजीगत निवेश में जो है बिहार सरकार वो अभूतपूर्व उपबंध कर रही है। हम देखेंगे आगे कि कितना प्रतिशत वृद्धि की है, कितना फंड दे रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत एवं सतत रखने का प्रयास किया गया है ना। इसको ध्यान रखिएगा। और दो उद्देश्य क्या है? राज्य की आर्थिक वृद्धि को तेज करना और दूसरा जन कल्याण करना, ये उद्देश्य है। ठीक है। अब हम राजकोषीय घाटा का चर्चा करते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रीन में है 20-21, तो राजकोषीय घाटा कितना है? 4.82% और निर्धारित सीमा कितना है? 5%। हम पहले पूरा पढ़ते हैं फिर समराइज करेंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21, 21-22 एवं 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट एक है, इसके बारे में आप
पढ़े होंगे इकोनॉमी में, नहीं पढ़े हैं तो कमेंट करिए, एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। एफआरबीएम एक्ट के दायरे में रहते हुए राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक साल में राज्य की सीमा के भीतर कुल अंतिम उत्पाद का मूल्य, ठीक है, वो जीएसडीपी होता है। तो क्या है, एफआरबीएम एक्ट के दायरे में रहते हुए राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 4.82% कब का, 2021 के लिए, 2.97% 21-22 में और 3.47% 22-23 से रखा है, ठीक है। ये था, यह प्रतिशत एफआरबीएम एक्ट के द्वारा निर्धारित सीमा क्रमशः 2020-21 का सीमा कितना था, 5% और रहा कितना, 4.82, मतलब कम था। वेरी गुड। 2021-22 में कितना सीमा था, 4.5%, और ये राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट कितना था, 2.97%। अरे वाह, बहुत सुंदर। और 22-23 के दौरान यह सीमा कितनी है, 4% की, और हमारा अनुमान कितना है कि फिस्कल डेफिसिट रहेगा 3.47%। मतलब यह क्या है, एफआरबीएम एक्ट के द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर है, और यह जो है यह वित्तीय अनुशासन का और एक प्रैग्मेटिक प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी का उद्घोतक है ना, उसका मतलब एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। यहां पर उसी डाटा को आपको टेबल के फॉर्मेट में दिया है कि 20-21 में कितना राजकोषीय घाटा था, 4.82%, 20-21 में कितना, 21-22 में कितना था, 2.97%, और 22-23 में कितना है, 3.47%। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है, और हम अब आगे बढ़ते हैं। ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा। यहां पर अब देखिए, राज्य सरकार जो ऋण लेती है तो ऋण तो चुकाती ही है, साथ में उसका ब्याज भी तो भुगतान करना पड़ता है ना। तो अगर आप अच्छे से चीजों को नहीं मैनेज करोगे तो कई बार देखते हो, जैसे श्रीलंका के पास अभी संकट है, हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है वो अक्सर संकट में रहता है, कि बजट अगर आप सही से नहीं प्लान करोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास ब्याज भुगतान का भी पैसा नहीं रहेगा। तो इसलिए इसका भी एक सीमा रखा गया है, ठीक है। हम देखते हैं पहले कि ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा कितना है। तो राज्य सरकार ने ऋण प्रबंधन में बुद्धिमानी दिखाते हुए राज्य की कुल देनदारियों को एक सीमा के अंदर रखा है। मतलब वही चीज जो गलती श्रीलंका पाकिस्तान कर रहे हैं, हमारी बिहार सरकार नहीं कर रही है। वह ऋण प्रबंधन में बुद्धिमानी दिखा रही है और अपनी सारी राज्य की देनदारियों को एक सीमा के अंदर रख रही है, ठीक है भाई। इसके परिणाम स्वरूप, मतलब अगर मेहनत कर रही है तो इसका कुछ इफर्ट होगा, तो इसके परिणाम स्वरूप ब्याज अदायगी भी एक सीमा के अंदर ही रखा गया है। जब आप ऋण ही एक सीमा के अंदर रखेंगे तो ब्याज अदायगी भी ऑटोमेटिक एक सीमा के अंदर होगी। यह ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 10% से कम है। मतलब जो भी रेजकी कमाई होती है, खुदरा कमाई होती है राजस्व प्राप्ति के माध्यम से बिहार सरकार को, ठीक है, वो जो है उसका 10% से भी कम वो क्या है, ब्याज भुगतान है। मतलब ये एक अच्छी बात है, और इसीलिए क्या कह रहा है बजट, जो वित्तीय अनुशासन का द्योतक है ना। और यहां देखिए पिछले 3 मतलब हमारा साल का क्या डाटा है। तो ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा 20-21 में कितना था, 9.74% था। 21-22 के समय कितना था, 7.79% था। और 22-23 के दौरान कितना है, 8.29% है। मैं समझता हूं एकदम अच्छे से आप इसे समझ रहे हैं। तीसरा पॉइंट अब आता है, राजस्व प्राप्तियां की प्रवृत्ति और उनकी संरचना कैसी है। तो पिछले 3 वर्षों में राज्य का राजस्व में वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब राज्य की जो राजस्व प्राप्ति है उसमें पिछले 3 सालों में वृद्धि हुई है। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। वर्ष 2020-21 के 1.28 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 20-21 में राजस्व प्राप्ति कितना हुआ है बिहार सरकार को, 1.28 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, की तुलना में 21-22 में 1.86 लाख करोड़ रुपए तथा वर्ष 2022-23 में 1.97 लाख करोड़ रुपए का संग्रह अनुमानित है।
ठीक है, मतलब राजस्व प्राप्ति जो है वो बढ़ रहा है। अब यहां बार बार राजस्व प्राप्ति सुन रहे होंगे, तो अगर बेसिक्स क्लियर है तब तो ठीक है, नहीं तो अभी बस इतना जान लो कि प्राप्ति भी दो तरह का होता है, एक राजस्व प्राप्ति, एक पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति में जो है ना दो तरीके से पैसा आता है। कैपिटल वाला जो इनकम है उसमें दो तरीके से पैसा आएगा। कैसे आएगा कैपिटल रिसीट में भाई? तो या तो कर्ज अगर कहीं से सरकार लेगी वो पैसा आएगा, या फिर अगर सरकार कोई अपनी संपत्ति बेचेगी वो पैसा आएगा। वहीं जो राजस्व प्राप्ति है वो सरकार की बाकी जो इनकम है, अपनी टैक्स से इनकम है, सेंटर उसको जो अपने टैक्स में हिस्सा देता है फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट पर, या फिर सेंटर अगर अपनी तरफ से कोई ग्रांट अनुदान देता है तो वो सब पैसा राजस्व प्राप्ति कहलाता है। ठीक है, तो वो 2022-23 का राजस्व प्राप्ति कितना है? 1.97 लाख करोड़, और एग्जैक्ट अमाउंट अगर हम देखें तो कितना है ये? 1,96,704 करोड़ रुपए यहां आप देख रहे होंगे। वहीं 21-22 में कितना था? 1,86,267, और 20-21 में कितना था? तो 1,28,168। ठीक है, मैं समझता हूं यहां तक क्लियर है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के वास्तविक राजस्व प्राप्ति की तुलना में वर्ष 2022-23 में 53.5% का उछाल अनुमानित है। अब भाई बहुत लोग जिनका परसेंटेज थोड़ा सा मान लो नहीं रिवाइज्ड होगा वो कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखो ना 22-23 में सरकार को कितना हो रहा है राजस्व प्राप्ति? 1,96,704 रुपए, और 20-21 में कितना हुआ था? 1,28,168 रुपए करोड़ है ना रुपए। तो इसमें से इसको माइनस कर दो और जो अंतर आएगा उसको क्या करो, इससे भाग दे के 100 से गुना कर दो, जवाब आ जाएगा 53.5%, है ना। तो इसको ध्यान रखना। 2020-21 के वास्तविक राजस्व प्राप्ति की तुलना में 22-23 का जो मतलब प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति कितना अधिक अनुमान है? 53.5% अधिक होने का अनुमान है। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम राजस्व संग्रह की संरचना की बात करेंगे। वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान राज्य की राजस्व की संरचना निम्नवत रहने का अनुमान है। कैसा रहने का अनुमान है भाई? सर्वाधिक राजस्व कहां से आएगा बिहार सरकार को? तो केंद्र से करों में हिस्सा के रूप में आएगा। कितना? 46%। इसके बाद केंद्रीय अनुदान के रूप में पूरे राजस्व का 30% आएगा। मतलब 46 और 30 76% जो राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है वो सेंटर से आएगा, और ये राज्य के लिए अच्छी चीज नहीं है। राज्य को अपने टैक्स से कमाई ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जीएसटी जब से आया है आपको पता ही है, 4-5 चीज को छोड़ करके बाकी सब चीज जीएसटी के दायरे में है। उसमें से भी पेट्रोलियम और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी ये सब तो ठीक है, लेकिन दारू बिहार में बंद ही है। तो इस कारण से जो राजस्व प्राप्ति में केंद्र का महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है बिहार के सेंस में, है ना। और कितना हो जाता है भाई? तो करों में हिस्सा। ध्यान रखना, जो 41% का फाइनेंस कमीशन ने सब राज्य के लिए बंटवारा किया, कितना रुपए? अगर 100 रुपए केंद्र ले आती है तो 41 रुपए राज्यों को बांटना पड़ेगा। तो उनमें से जो बिहार का हिस्सा होगा वो 46% को काउंट करेगा, और केंद्र अपनी तरफ से जो ग्रांट देगा, अनुदान देगा, वो लगभग 30%, तो कुल 76% होगा, 2/3 से भी अधिक। शेष राजस्व 24% राज्य अपने कर एवं गैर कर मद से प्राप्त करेगा, ऐसा अनुमान है। मतलब शेष 24% में देखिए यहां पर आप कर का राजस्व कितना है? 21% है, ग्रीन वाला पोर्शन, और गैर कर से मात्र 3%, मतलब कुल 24%, 1/4 से भी 1% कम बिहार सरकार अपने टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्स से कमाई करेगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और राजकोषीय प्राथमिकताओं की प्रवृत्ति एवं विन्यास को पढ़ते हैं। मुझे लगता है इसको करने के बाद हम एक मतलब आपका व्यू जानेंगे और एक छोटा वीडियो बनाएंगे और दूसरे वीडियो में इसको पूरा फिनिश ही कर देंगे। तो अब राजकोषीय प्राथमिकताओं की प्रवृत्ति एवं विन्यास क्या है भाई? तो बिहार बजट 22-23 की प्रमुख प्राथमिकताएं क्या है? हमने देखा था 2 उद्देश्य था, आर्थिक विकास एवं गति देने के साथ साथ क्या करना? लोक कल्याण है। आर्थिक विकास के लिए हमने देखा कौन सा व्यय करना होगा? पूंजीगत व्यय करना होगा।
अब ध्यान रखना, राजस्व व्यय का मतलब क्या होगा? राजस्व व्यय का मतलब है कि जो आपके पास ऑलरेडी कोई एसेट है ना, उसको मेंटेन करने में जो पैसा लग रहा है, जैसे किसी को सैलरी देना है, कार्यालय का खर्च है, ये सब पैसा जो है ये राजस्व व्यय है। लेकिन कहीं हॉस्पिटल बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, सड़क बनेगा, तो ये सब पूंजीगत व्यय होगा। तो आर्थिक विकास के लिए कौन जरूरी है? पूंजीगत व्यय का ज्यादा होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन कमाई के लिए राजस्व कमाई का होना ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखना आप। आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत व्यय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्तीय वर्ष 20-21 की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है? 74.54% बढ़ाया गया है। इसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है, कितना रुपए भाई? तो 74.54% 2020-21 की तुलना में बढ़ा है। तो कितना है एक्चुअल में वो अमाउंट? मतलब जो 2022-23 में पूंजीगत व्यय होगा वो रुपया कितना है? तो वो है 45,735 करोड़ रुपए। कितना? याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बिहार सरकार 2022-23 के बजट में कितने रुपए का प्रावधान की है? 45,735 करोड़ रुपए का प्रावधान की है। साथ ही आर्थिक क्षेत्र में 60,591 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। वहीं जन कल्याण हेतु सामाजिक प्रक्षेत्र में 96,255 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और राज्य में कानून व्यवस्था एवं प्रशासनिक नियंत्रण के मद में 66,168 करोड़ रुपए की राशि सामान्य क्षेत्र के लिए अनुमानित है। पूरे बजट का अब 67.37% जो व्यय है वो कैसा है? विकासात्मक व्यय है। व्यय दो प्रकार के होते हैं, एक डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, एक नॉन डेवलपमेंटल। मतलब एक ऐसा व्यय है जिसके खर्च होने से राज्य में विकास होगा। तो वह सब खर्च कितना है? 67.37% है, ठीक है, 22-23 में। और किस डिपार्टमेंट को कितना मिला पैसा? सेक्टर को, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले तो पूंजीगत व्यय में 74.54% की वृद्धि हुई है 20-21 के अनुपात में, 21-22 के अनुपात में नहीं, पिछले साल के हिसाब से 2/3 बढ़ोतरी हुई है। और कितना पैसा दिया गया है इस बार पूंजीगत व्यय के लिए? 45,735 करोड़ रुपए दिया गया। आर्थिक क्षेत्र के लिए कितना पैसा दिया गया? 60,591 करोड़ रुपए। सामाजिक क्षेत्र के लिए कितना दिया गया? 96,255 करोड़ रुपए। और कानून व्यवस्था एवं प्रशासनिक नियंत्रण के मद में 66,168 करोड़ रुपए दिया गया, ठीक है। वहीं पूरे बजट का विकासात्मक व्यय कितना है? 67.37% व्यय कैसा है? विकासात्मक व्यय यानी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। राज्य का स्कीम व्यय 1 लाख करोड़ रुपए का है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अलग अलग कलर में हाईलाइट कर दिया हूं, याद करने में सुविधा होगा। 5-6 पन्ने का डॉक्यूमेंट है, संभव हो तो कलर प्रिंट आउट ले लेना, कलर प्रिंट आउट ना हो तो मोबाइल में 8-10 बार पढ़ लेना इसे। तो पूरे बजट का 67.37% विकासात्मक व्यय है। राज्य का स्कीम व्यय 1 लाख करोड़ रुपए का है। यहाँ क्षेत्रवार व्यय संरचना 22-23 के लिए आपको मिल रहा है। सबसे ज्यादा व्यय कहाँ किया जा रहा है सरकार द्वारा? सामाजिक सेवा के लिए, ठीक है। उसके बाद 41% है। उसके बाद कहां? सामान्य सेवा जनरल सर्विसेज में 28% और आर्थिक सेवा 25%, लोक ऋण 6%, सहायता एवं अनुदान 0। टॉप 3 बस याद रखिए। तो क्षेत्रवार व्यय में कौन आगे है? सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सेवा का क्षेत्र 41%, दूसरे में सामान्य सेवा 28%, तीसरे में आर्थिक सेवा 25%। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम। अब कुल व्यय का प्रवृत्ति समझेंगे। देखिए 2020-21 का जो बजट था बिहार का वो 1,65,696 करोड़ का था। 2020-21 का बजट कितना का था? 1,65,696 करोड़ रुपए का। अब देखिए 2021-22 का बजट कितना है का है? तो 2,18,303 का। ये बजट अनुमान वगैरह से आपका मतलब मत होना, अगर इसमें संकट हो रही है तो मुझे बताना, मैं कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा। और अभी बस ये जानो कि जैसे ये 22-23 है ना, तो जो लास्ट वाला क्वार्टर है ना उसका डाटा पिछले साल के लिए अभी जैसे 21-22 का लास्ट क्वार्टर का डाटा भी फाइनल सरकार के पास नहीं पहुंचा है, अंतिम मतलब जो होती है क्वार्टर उसका, ठीक है। इस कारण से अभी भी 21-22 का बजट अनुमान ही है। अगले साल का जब बजट आएगा तब ये हो जाएगा यहां पर फाइनल मतलब डाटा,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 20-21 का बजट 1,65,696 करोड़ का था, 21-22 का बजट 2,18,303 का था, और इस साल का बिहार का बजट 22-23 का कितना है, 2,37,691 रुपए का है। इसको याद कर लो, 2,37,691 रुपए, 2,37,691 रुपए, 2,37,691 रुपए का बिहार का इस बार का बजट है। तो अगर हम पिछले साल के हिसाब से देखें कितना वृद्धि हुआ, तो 19,388 करोड़ रुपए ज्यादा बजट है। तो ये कितना प्रतिशत होगा इसका, 8.88% की वृद्धि है। कब से, पिछले साल से। तो अगर प्रश्न आएगा 2021-22 से 2022-23 में कितना प्रतिशत बजट में वृद्धि हुआ, तो 8.88%। वहीं अगर सवाल आएगा कि 20-21 के अनुपात में 2022-23 में कितना वृद्धि हुआ, यहां से यहां, तो वो होगा 43.45%। ठीक है, ये याद कर लेना। अब विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय की बात करते हैं। तो विकासात्मक व्यय ब्लू में है और गैर विकासात्मक व्यय रेड में है। तो आप देखिए बिहार सरकार कितनी मतलब समझदारी के साथ काम कर रही है कि विकासात्मक व्यय आपको हमेशा गैर विकासात्मक व्यय से अधिक लगेगा। मतलब ये सरकार की इफर्ट को दिखा रहा है कि सरकार डेवलपमेंटल वर्क में ज्यादा पैसा खर्च करना चाहती है। तो 2022-23 का डाटा ही हम सिर्फ देखेंगे। 2022-23 में विकासात्मक व्यय कितना है, 67.37%। किसका, कुल बजट का, जो कितना है 2,37,691 करोड़ रुपए है, उसका 67.37% विकास के लिए है, विकासात्मक व्यय है, जो कितना अमाउंट है 1,60,140 करोड़ रुपए। वहीं 2,37,691 करोड़ रुपए जो कुल बजट है बिहार का 22-23 में, उसका 32.62% जो है रुपया, वो 77,551 रुपए, ये कितना, ये हमारा गैर विकासात्मक व्यय है। ठीक है, मैं समझता हूं आपको समझ आया। अब हम बात करते हैं, हम देखे थे ना 74.54% का पूंजीगत व्यय दिखाया था 2020 के अनुपात में 22-23 में, वो भी समझ लेते हैं। तो बिहार का बजट कितना है इस बार का, 2,37,691 रुपया है ना। अब इसमें करोड़ रुपए, इतना रुपया नहीं, इतना करोड़ रुपए, ठीक है, 2,37,691 करोड़ रुपए। तो इसमें से अगर हम देखें दोस्तों, तो 1,91,957 करोड़ रुपए, मतलब 80.76% जो बजट का रुपया है वो राजस्व व्यय है। कैसा है, राजस्व व्यय, मतलब सरकार को अपनी बाकी चीजें मेंटेन करने में उतना खर्च हो जाएगा, है ना, जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने में। वहीं दोस्तों 45,735 रुपए जो हमने पढ़ा था ना, बजट में क्या किया गया है, पूंजीगत व्यय के लिए रखा गया है। ये पैसा पूंजीगत व्यय किया जाएगा, जो हमारे इस बार के बजट का 19.24% है। और 2020-21 में यह व्यय कितना था, 26,203 करोड़ रुपए था। और ये वृद्धि अगर हम देखें 2020-21 से 22-23 में, तो ये 74.54% की वृद्धि है। वहीं राजस्व व्यय में 2020-21 से 22-23 में कितना, 37.61% की वृद्धि हुई है। ठीक है, मैं समझता हूं यहां तक एकदम क्लियर है। अभी वीडियो को छोटा रखते हैं, ठीक है, और आगे हम जो भी है हमारा ऋण प्राप्ति की रूपरेखा, उसके बाद हम बिहार बजट के 6 सूत्र जो हैं इन सबको अच्छे से देख लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण स्कीम देख लेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और एंजॉय करिए। टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।